तो दादा ने कहा कि ठीक है, कल से तुम क्लास में आ जाना। मैं उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जी को मैं उनके सारे रिकॉर्डिंग्स उनकी उन्होंने किसके बाद क्या बजाया है, क्या किया, वो मुझे याद है बाय हार्ट। संजीत जो है मेरा 101वां बेटा है। उससे पहले ये था कि मैं ना माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा दीवाना रहा, बहुत ज़्यादा। एक दिन मुझे मम्मी ने कहा कि संजीत तुम कथक क्यों नहीं नाचते हो, फिर तुम गुरु बांधने नहीं आते हैं, गुरु जी के बेटे हैं और नाचने। जब तक वो लोग आते थे तब तक मेरा पहला कुर्ता बदल चुका होता था पसीने से, क्योंकि मुझे दिखाना नहीं था कि मैंने रियाज किया है और मैं रियाज करता था। दिवाली है और एक रॉकेट जल रहा है और वो कैसे हवा में जाके फूटेगा। तो देखा घिन नग धुमे किटे था करता तिटे था कर तिटे के तिटे धुमे किटे करता तिटे का तिटे था दिन था। तांडव और लास्य की तरह, जैसे तांडव और लास्य है वैसे मेल और फीमेल डांसेस का अपना एक ग्रेस है। तो उसका है जग जग जंगे जग जग जंगे जगत कूप जग 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 गंगे गंगे शिव हर 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 जगत 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 धा। रंगीला शंभू गौरालय पधारो मारे पावना। इस शिव स्तुति से हम आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं जब भी परफॉर्म करने जाते हैं अपने नृत्य की शुरुआत इसी स्तुति से करते हैं। इस स्तुति का मतलब ये होता है कि आज जो हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, आप अपने साथ गणेश गौरी आदि को हमारे यहाँ लेकर आए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनकी शुरुआत होती है जब बचपन में इनके पिताजी इन्हें बोलते हैं कि हमारे घर में 101वां बेटा पैदा हुआ है। इस कहानी को भी हम इनसे जानेंगे। इनकी शुरुआत होती है तबला के प्रेम से, फिर इनकी जर्नी शुरू होती है कथक की जर्नी। जब ये पहली बार कथक केंद्र में जाते हैं तो इन्हें घुंघरू भी नहीं बांधना आता है, पर जिस घराने से ये बिलोंग करते हैं, जिस पीढ़ी से ये बिलोंग करते हैं, लोग कहते हैं ऐसी पीढ़ी से आप आए हैं और आपको घुंघरू भी बांधना नहीं आता है, तब इन्हें उस दिन बहुत बुरा फील होता है। तब ये अपने मन में निर्णय करते हैं कि नहीं, मैं सबको गलत प्रूफ करूंगा। फिर जो हुआ है रेस्ट इज द हिस्ट्री। सभी को गलत प्रूफ करते हुए कई बच्चों को सिखाया, हजारों बच्चों को सिखाया, सैकड़ों परफॉर्मेंस दी, नेशनल मंच पे गए, इंटरनेशनल मंच पे गए, देश का नाम रोशन किया, कथक का नाम रोशन किया, अपने घराने का नाम रोशन किया, अपनी जो लेगेसी चली आ रही थी उसे आगे बढ़ाया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं संजीत गंगनानी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ताल तत्वा की कथक की पॉडकास्ट सीरीज में। धन्यवाद इतना प्यारा स्वागत करने के लिए। जिस प्यार से आपने स्वागत किया है हम उसी प्यार से आए हैं आपके साथ बात करने। जी सर, अगर हम प्यार की बात करें तो आपका पहला प्यार तबला, हाँ, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपको जर्नी में तबला आपकी लाइफ में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? तबले की और मेरी जो कहानी है ना वो इस तरीके से जुड़ी, जैसे हमारी जो दादी है, मेरी जो दादी जी हैं कमला देवी जी, तो एक बार की बात है कि मैं ऐसे ही क्रिकेट गली क्रिकेट जो होता है वो मैं खेल रहा था। तो वो मेरे जो गुरु पंडित फतेह सिंह गंगानी जी, तो वो जो है घर पे थे और दादी जी और वो आपस में बैठकर किसी बात के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं ऐसे ही क्रिकेट खेलता खेलता घर आ गया और जैसे ही घर आया तो उन्होंने देखा और उन्होंने दादी जी ने कहा कि फतेह सिंह, मैं चाहती हूं कि तुम इसको तबला सिखाओ। दादी जी ने कहा ऐसा। तो हमारे जो वो गुरुजी है, मैं उनको प्यार से दादा बोलता हूँ, तो दादा ने कहा कि ठीक है, कल से तुम क्लास में आ जाना। तो वो जिस तरीके से उन्होंने कहा तो वो मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, अगले दिन क्लास में जाना है, इन्होंने कह दिया है और मुझे जाना है। और आप यकीन करें कि जब मैं वहां पहुंचा, उस साज में ना एक बहुत कुछ मतलब कमाल है, क्या मैग्नेट है उसमें मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे ही उस पे आप हाथ रखते हैं तो वो थिरकने लगते हैं ऐसा। तो जैसे ही वहाँ गए तो वहाँ से जो मेरी शिक्षा उनके साथ शुरू हुई और मैंने उनके साथ काफ़ी प्रोग्रामों में भी बजाया। उनके जो वो उस दौरान प्रोग्राम होते थे तो वो मुझे अपने साथ भी ले जाते थे। और तबला मैंने बहुत ज़्यादा इश्क के साथ, जो है उस तबले से इश्क है मुझे, और मैंने बहुत उसको अच्छे से, मेरी शिक्षा बहुत अच्छी रही उसमें। जो भी गुरुओं ने दिया, जो भी उन्होंने दिया, उसका रियाज मैं अक्सर करता रहा, अभी भी करता हूँ।
अभी भी मैं जब अपनी क्लास लेता हूँ तो मैं तबला बजाता हूँ, तो वो चल रहा है, आज भी चल रहा है। और उस्ताद जाकिर हुसैन जी को मैं मतलब उनके सारे रिकॉर्डिंग्स, उनकी उनकी उन्होंने किसके बाद क्या बजाया है, क्या किया, वो मुझे याद है बाय हार्ट। तो तबला और से मुझे बहुत प्यार है और वो मेरे लिए बहुत खास है। जी, अभी आपने बोला आपके पिताजी का आपने ज़िक्र किया, जी आपकी दादी का आपने ज़िक्र किया। जी। जब आपका जन्म हुआ तो आपके पिताजी ने बोला था कि मेरे घर में 101वां बेटा हुआ है, उसके बारे में ज़रा बताएँगे आप? तो उसकी बारे में ये है, जो वो ये बात है कि हमारे घर में दुनिया से, देश से, विदेश से जो लोग हैं आकर सीखते हैं, और वो घर पे ही रहते हैं और घर पे ही खाना खाते हैं। वो गुरु शिष्य परंपरा जो है जी। उसके अंतर्गत जो उनकी शिक्षा चलती है, उसके अकॉर्डिंगली जो ये वो आते हैं घर पे और वो रहते हैं, सीखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, पीते हैं। मतलब वो किचन जो है ना, उसमें घुसने के लिए उनको परमिशन नहीं चाहिए, वो चले जाते चाय बना। तो ऐसा शिष्यों का जो है हमारे घर में रहना हुआ है। तो जब मैं पैदा हुआ था और उसके बाद मम्मी को पापा ने कहा था कि संजीत जो है मेरा 101वां बेटा है, क्योंकि ये जो 100 बच्चे जो ऑलरेडी ये जो आए हुए हैं, ये मेरी औलादें ही हैं सारी। तो इस तरीके से उन्होंने जो है मम्मी से कहा था 101 बेटा हुआ है आज घर पे। जी, आपने अपनी माताजी का भी ज़िक्र किया। जी। आपकी माताजी चाहती थी कि आप कथक सीखें, जबकि आपके पिताजी कहते थे कि जब इसको सीखना होगा, जी। जब इसका मन होगा तब ये जी। सीखेगा। जी। इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए कि ये बात जो है वो माताजी मेरी जो है वो शुरुआत से ही चाहती थी कि मैं कथक डांस करूं, और उससे पहले ये था कि मैं ना माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा दीवाना रहा हूं, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे वार्डरोब में माइकल जैक्सन की तस्वीरें रहती थी। मैं उस दौरान पे ना वो एक किताबें बनती थी जिसमें मैंने एक किताब बनाई थी जिसमें उनकी सारी तस्वीरें और उनके गाने, उनके लिरिक्स और वो सब कुछ था। तो बट मेरी मम्मी का जो सपना था वो यही था कि जैसे वो पिताजी को देखती है एक मंच पे, तो उनका भी मन था कि मैं अपने बेटे को भी वैसे ही देखूं। और दूसरी तरफ मेरे पिताजी का ये मानना है कि जब इसका मन होगा तब जो है संजीत को मैं शिक्षा देनी शुरू करूंगा। तो माता जी ने एक दिन मम्मी ने कहा कि संजीत, तुम कथक क्यों नहीं नाचते हो? तुम तो माइकल जैक्सन का डांस के दीवाने हो, माइकल जैक्सन तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, तुम तो उनके सारे स्टेप्स कर देते हो, लेकिन तुम क्या अपने पापा का कोई भी एक स्टेप करके दिखा सकते हो? तो मेरे से तो हुआ नहीं कथक, तो वो तो मैंने कहा नहीं हो। तो दैट्स हाउ शी मोटिवेटेड मी टुवर्ड्स दिस आर्ट फॉर्म, ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म कथक। तो फिर उसी रात को मैंने जो है पापा से कहा, मैं उनके हर रात पैर दबाकर सोता हूँ आज भी। तो तब भी ऐसा ही करता था, उम्र कभी शायद ज़्यादा तो नहीं थी, तो मैं उनके पैर दबा रहा था रात को। उनके आगे मेरे से बात भी नहीं की जाती है। तो वो जो मैंने बहुत हिम्मत करके उनके पैर दबाते दबाते मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अब सीखना चाहता हूँ। तो उस जैसे मेरे फतेह गुरुजी ने कहा था, तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि ठीक है, कल सुबह तैयार हो जाना, कथक केंद्र चलेंगे। आप यकीन करें, मुझे पूरी रात ही नींद नहीं आई जी। वो एक्साइटमेंट के मारे के कल केंद्र जाना उनके साथ पहली दफा। तो ये इस तरीके से उन्होंने। तो फिर आपकी जर्नी शुरू होती है कथक केंद्र जाने की। जी। तो वहां पे भी आपका फर्स्ट डे एक्सपीरियंस थोड़ा ऊपर नीचे ही रहा। बिल्कुल सत्य बात है ये, क्योंकि क्या है कि आप देखिए कि हम जनरेशन वाइज इस कला में है, और पापा ने कभी फोर्स नहीं किया मुझे सीखने के लिए, ना ही घर में ऐसा कोई माहौल था कि मतलब आप हमें फोर्स किया जाने वाला। लेकिन कमाल बात ये थी कि हमारे घर पे 24/7 सिर्फ और सिर्फ डांस, तबला और गाना, और दुनिया के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स, सिर्फ संगीत, इन्हीं की ही बातें होती थी। आज किसका प्रोग्राम हुआ है, आज कौन से कलाकार ने क्या किया है, आज ये नाचे, आज वो नाचे, आज इनका देखो, आज वो बजाने आए थे, आज ये बजा रहे थे, आज शिव जी थे, आज हरि जी थे। मतलब ऐसे ही सब बातें हमारे घरों में 24 घंटे रही, और सुबह शुरुआती संगीत से होती थी। तो मैंने है ना, मतलब चाहे सीखना, मतलब ट्रेनिंग लेना शायद थोड़ा कथक केंद्र से शुरू किया है मैंने, लेकिन मेरी शिक्षा उससे पहले एक तरीके से शुरू हो गई थी।
वो हम देख कर सीखते हैं ना, तो वो जो ट्रेनिंग थी मेरी वो घर से ही शुरू हो चुकी थी एकदम प्रॉपर। अब वो इतनी ऐसी शुरू हुई कि मुझे पता नहीं है कि मुझे वो तत्कार आती, क्योंकि हमारे साथ घर पे वो सब रियाज कर रहे होते थे तो मैं उनको देखता था ना, देखता था, पापा को देखता था, जागता था सुबह स्कूल के लिए तो वो रियाज कर रहे होते थे। तो जब मैं अपनी स्कूल की वैन में जा रहा होता था तो वो नीचे रियाज कर रहे होते थे, तो वो जो आधा पौना घंटा जो मेरा उनके साथ सुबह सुबह बीतता ही था, उससे तो मैं सीखता था। वो हाथ खोल रहे होते थे, देख रहा होता था मैं। तो जब मैं पहले दिन कथक केंद्र गया ना, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बहुत आता है क्योंकि पूरा तो किसी को नहीं आ सकता, तो मुझे तब भी लगता था कि मुझे आता है। और क्योंकि उम्र बहुत छोटी थी तो मुझे ऐसा ही लगता था कि ज़्यादा ही आता है। तो चला गया सीखने। जब वहाँ जब मैं गया तो आप देखे एकदम से मैंने देखा कि इतने वर्ल्ड के बेस्ट डांसर्स उस वक्त जो है एक ही मंच, एक ही जगह पे, एक ही क्लास में, वो सब एक साथ नाच रहे हो। तो आप सोचिए कि उस कॉन्फिडेंस का और उस एक्साइटमेंट का परिवर्तन कैसे हो गया होगा। पर मैं हारा नहीं। तो जब मैंने उनको डांस करते देखा, बट देयर वाज वन थिंग जो आज भी मुझे याद है, वो लगती है ना बात, अगर वो लग जाए तो बहुत मतलब वो कुछ भी करवा सकती है आपसे। वो मुझे ऐसे लग गई जैसे पता नहीं क्या हो गया था उस एक ही बार में। तो ना उन्होंने वहाँ मतलब घुंघरू बांधने नहीं आते हैं, और मतलब हम गुरुजी के बेटे हैं और नाच नहीं रहे हैं, ऐसा था। जबकि मैं एक अलग उससे था। तब हम कुछ अलग देख रहे थे, और वो बात जो है वो मुझे बहुत हर्ट करके गई और बहुत एकदम तोड़ के चली गई, ऐसा लगा। तो उसके बाद मैंने जो है रियाज को है ना, मतलब मैंने उनके आने से पहले भी रियाज किया, उनके जाने के बाद भी रियाज किया, और उनके सामने भी रियाज किया। मतलब मैं पीछे हटा ही नहीं हार्ड वर्क से। उसके बाद जब तक वो लोग आते थे तब तक मेरा पहला कुर्ता बदल चुका होता था पसीने से, क्योंकि मुझे दिखाना नहीं था कि मैंने रियाज किया है, और मैं रियाज करता था। तो उसी प्रकार से फिर मतलब वो भी मुझे दिन याद है कि जब मैंने अपनी पहली प्रस्तुति दी थी थर्ड ईयर में, कथक केंद्र के थर्ड ईयर में एक मंच प्रस्तुति होती है। तो जब मैंने वो प्रस्तुति दी तो आप यकीन करेंगे उन लोगों में से कुछ लोगों ने आके मुझे इनाम के तौर पे कुछ पैसे दिए। तो वो मतलब कहीं अच्छा लगा मुझे कि चलो मैं खुश था उस दिन। जी, अभी आपने बात की इनाम के तौर पे पैसे दिए, परफॉर्मेंस की, थर्ड ईयर में पहली परफॉर्मेंस की बात की। जी, आपने कई परफॉर्मेंस की है। जी। एक पहली बार आपको लाइफ में ऐसा मोमेंट लगा हो कि बहुत बड़ा मंच आपको मिला हो कि ये मंच मुझे मिल गया है, अब मुझे कुछ करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ा हो, या वहां से आपको कुछ सीखने को चीज मिला? देखिए, मंच जो है ना हर दिन, हर बार, हर वक्त सिखाता ही है आपको, है ना। तो ऐसी कई सारी परफॉर्मेंसेज रही हैं जिसमें मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन उसमें से कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। वो एक बात है कि मैं अपने गुरुजी के साथ पहली दफ़ा जब नाचने, अपने पिताजी के साथ जब फर्स्ट टाइम मुझे डांस करने का जो मौका मिला, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। देखिए, सीखने की बात तो वैसे तो इनिशियली ट्रेनिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा ही है, अभी भी सीख रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने सीखा कि कलाकार जितना बड़ा होता है ना, वो इंसान ना उससे बड़ा होता है। और गुरुजी के अंदर मुझे वो छवि नजर आती है। वो आप देखें कि मैं छोटा बच्चा एक तो, और प्लस एक बिल्कुल युवा नवांकुर जैसे, तो वो मेरे तो पहली प्रस्तुति, मेरे तो उनके साथ फर्स्ट टाइम। लेकिन उन्होंने उस वक्त पे एक बच्चे को मतलब बिल्कुल भी ऐसे जोन में नहीं डाला उन्होंने। मुझे आज भी याद है, हम देहरादून में वो परफॉर्मेंस थी, तो वो पूरे रास्ते मेरे साथ मैं बातें करते गए पूरा। उन्होंने मुझे अलग ही एकदम मोड में रखा, कोई प्रेशर नहीं आने दिया मेरे ऊपर कि आज तुम्हें शाम को नाचना है, ऐसा है। तो बिल्कुल एक लाइट वे में वो मुझे एकदम हंसते खिलाते, बातें करते करते, मजाके करते करते, जगह दिखाते दिखाते, देखो वो देखो, ऐसे देखो, ऐसे करते करते वो मुझे मंच तक भी ले गए। और एक चीज थी कि वो मंच पे मुझसे पहले नाचने चले गए।
तो मतलब उन्होंने एंट्री पहले ली, मुझे पहले लेनी थी, उनको सेकंड, लेकिन उन्होंने फर्स्ट एंट्री ली। तो उस दिन है ना मतलब लगा कि अरे मतलब मैं बहुत ज्यादा ऐसा हो गया था, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा ये वो। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि गुरु जो होते हैं ना वो हमेशा रास्ता दिखाते हैं जी। तो वो पहले गए, उन्होंने वो रास्ता दिखाया कैसे चलना है। तो वो मैंने सीखा है उनसे कि एक डांसर होना, एक परफॉर्मर होना एक एक चीज है, और एक खूबसूरत इंसान होना वो ज्यादा बड़ी चीज है। एक इंसानियत जो है वो किसी भी कलाकार से, मतलब किसी भी ओहदे से, किसी भी पद से ज्यादा बड़ा है जी। वो सीखा मैंने उस दिन उनसे जी। अभी आपने बात की कि गुरुजी ने आपको मार्गदर्शन किया पहली परफॉर्मेंस के लिए। हाँ। जब आपने किया, आप जब स्टेज पे आज भी परफॉर्म करते हैं तो आपको एक स्टेज फियर होता है, अगर आपको होता है, या फिर अगर बच्चों को अगर होता है तो कैसे उससे ओवरकम करें, कैसे आए, या स्टेज फियर होना इज वेरी कॉमन, ये बताएंगे जरा। स्टेज फियर जो है वो कॉमन तो है, बिल्कुल कॉमन है, लेकिन एक चीज है कि देखिए कि क्या है कि डर तो है ना, बिल्कुल होता है, अंदर होता है, और वो डर वैसा वाला डर नहीं होता, वो मिक्स इमोशनल डर जैसा होता है ना। वो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी हो रही होती है, कहीं ना कहीं ये डर भी हो रहा होता है कि कैसा होगा, क्या होगा। तो वो है ना पूरा फोकस हो जाता है आफ्टर कि क्या होगा, वो हो जाता है। वो अच्छा भी होता है कहीं ना कहीं, पर वो ही होता है अंदर इनसाइड। लेकिन मैं कहूँगा कि रियाज में बहुत शक्ति है, बहुत ज्यादा पावर है रियाज में। अगर आप किसी चीज को बहुत रियाज करते हैं ना, और आप उसको सिर्फ और सिर्फ उस दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए जब आप साधना चाहते हैं, तब आपके अंदर है ना कॉन्फिडेंस अलग होता है, और आपका वो फियर है ना कम होता है, वो फियर कम हो जाता है। मैं खत्म हो जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने पूछा कि कम कैसे हो सकता है, मैं उस कम होने की बात बता रहा हूँ। कई बार हम है ना अब बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उस चीज के चक्कर में हमने ऑलरेडी जो सीखा है, जिसको हमने बहुत अच्छे से रियाज किया, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। हम तो एक्सपेक्टेशंस की ओर दौड़ने भागने लगते हैं, जबकि में स्टेज ऐसी चीज है कि मतलब वो आपको कभी भी किसी भी जगह पे बेताला भी ला के खड़ा कर सकता है, उसकी गारंटी नहीं ले सकते आप, कभी भी नहीं ले सकते। तो आपको स्टेज की रिस्पेक्ट करते हुए आपने जो सीखा है उसको बस अच्छे से परफॉर्म कर ले, उसका कॉन्फिडेंस रखते हुए बस वो परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस। बाकी मैं ना कुछ एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, क्योंकि स्टेज पे जाने से पहले नर्वसनेस होती है, तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे से बॉडी को बॉडी वार्म कर लेता हूँ, थोड़े हाथ पैर गर्म कर लेता हूँ ताकि मेरी बॉडी थोड़ी वार्म रहे। अब शुरुआत के 5 मिनट जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा वही जो है ऐसे रहते हैं जैसे युद्ध वाले रहते हैं, बाकी तो फिर पूरा परफॉर्मेंस निकल जाता है। तो अभी आपने बताया स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में जी। अगर हम बात करते हैं कि जो बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, या जो आर्टिस्ट देख रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस में किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए, स्टेज को कवर कैसे करना चाहिए, ऑडियंस के लिए कैसे करना चाहिए, एक्सप्रेशन क्या मैटर करता है, इन चीजों के बारे में हम बताना चाहिए। बिल्कुल। तो स्टेज परफॉर्मेंस पे ये जो पॉइंट्स है, सबसे पहले आपको जो है आपकी पूरी प्रेजेंटेशन का मालूम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फिक्स करके चढ़े, फिक्स करके बेशक ना चढ़े, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए स्ट्रक्चर की, आपकी परफॉर्मेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो बहुत जरूरी है। इट शुड नॉट लुक लाइक अ कैजुअल परफॉर्मेंस, नो, क्योंकि वो मंच है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है कि आप कथक कर रहे हैं, आपको कथक की प्रॉपर कॉस्ट्यूम में होना चाहिए, आपके घुंघरू बाकायदा प्रॉपर तरीके से बंधे हुए होने चाहिए, आपका मेकअप सटीक तरीके से हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि वो मंच है, वो दिखता है, वहाँ पे लाइट्स भी होती हैं, वो पूरा कैप्चर कर रही होती हैं आपको। तो दूसरी चीज, उसके बाद आपके जो संगत कलाकार हैं उनके प्रति आपका जो डेडिकेशन, जो प्यार है, वो जरूर दिखना चाहिए। इट शुड नॉट लुक लाइक दिस मैं ही हूँ, इट इज अ टीम वर्क। फिर उसके बाद जब आते हैं आपके नाच की बात आ जाती है बेसिक, उसके बाद तो नाच जो है उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आज मैं कौन सी ऑडियंस के सामने नाच रहा हूँ,
क्या होता है कि मैंने जो आपसे कहा ना कि हम फिक्स करके नहीं चढ़ते हैं, वो फिक्स करने की जो मैं बात बोल रहा हूँ, देखिए हम कई दफ़ा उस ऑडियंस के सामने नाचते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुणी ऑडियंस है, जिसको एक एक बारीकी का मालूम है, ठीक है। वो ऑडियंस और एक वो ऑडियंस होती है जिसको कुछ पता ही नहीं है। सपोज स्कूल के बच्चे जो छोटे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, तो उनके सामने कैसा नाचना है और इनके सामने कैसा नाचना है, ये सेलेक्ट करना आना चाहिए आपको। आप इनका सबक उनके सामने नाचेंगे, उनका सबक इनके सामने नाचेंगे तो बात नहीं बनेगी आपकी। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे किसके सामने क्या नाचना चाहिए। आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए अपना, क्योंकि आपके पास आपके गुरु ने बहुत कुछ सबक में दिया है, आपको बहुत ज्यादा कुछ दिया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किसके सामने क्या प्रेजेंट करना है। तो स्टेज पे ये ध्यान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दर्शक, आप तो स्टेज पे हैं लेकिन दर्शक जो इधर है उनको समझ में आना चाहिए कि क्या आज जो हमने कला देखी वो उनके दिल में बैठ जाए, वो आज घर जाए तो उसके बारे में सोचें, तो वो कलाकार को उसके बारे में सोचना चाहिए। और जो है बाकी लाइट्स आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जो किसी मैसेज को अगर देना चाहे तो उसके बारे में उसको कोरियोग्राफ करके कर सकते हैं। दैट कम्स इन अ डांस, जो आज टेक्निकल डांस के या उसके संदर्भ में आता है, लेकिन ये जो पूरी परफॉर्मेंस है वो जो है मैं उसके बारे में बात कर रहा था। जी, आपने अभी बात की मैसेज की, जैसे कई पारण होते हैं, लोग परफॉर्म करते हैं पर जी। लोगों को उसका मतलब नहीं पता होता। करेक्ट। ऐसा कोई आप पारण आप करके परफॉर्म करके बताना चाहेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी अगर आप समझाना चाहेंगे? अच्छा, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। हमारे गुरुजी को एक बार हम उनके साथ एक जगह पे थे, एक सेमिनार में थे हम। तो सेमिनार में उनसे पूछा गया कि गुरुजी आप बताइए कि कोई परन, जो परन, क्योंकि परन जो है पखावज पे बजाई जाती है एक, तो उसमें उनको पूछा गया कि गुरुजी आप कोई ऐसी चीज सुनाए जो पुराने समय को और आज के समय को बताती हो। तो मैं वो परन पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि उन्होंने कैसा उसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो उन्होंने कहा घिन नक धुम किटे दा करदा तिटे दा कते टिके के तिटे धुम किटे करदा तिटे कते टिटे दन धा। उन्होंने परन पढ़ी। अब उन्होंने कहा देखिए कि अब दिवाली है और एक रॉकेट जल रहा है और वो कैसे हवा में जाके फूटेगा। तो उन्होंने कहा घिन नक धुम किटे धा करदा तिटे दा कते टिके के तिटे धुम किटे करदा तिटे कते टिटे दन धा। जी। वो उधर जाके बीच में आपको याद होगा कि हमारे दिल्ली में ऐसा टाइम था जब वो गाड़ियां जो है अल्टरनेट नंबर से चल रही थी, ऑड इवन जो चल रहा था। तो देखिए उनको उस वक्त पे क्या है, कभी 9 से चल रहा है गाड़ी, कभी 8 से चल रही है, कभी 7 से चल रही है, 6 से चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही थी। उसके ऊपर एक तिहाई बनाई, धगे तिटे तगे तिटे एदुरी जपारे 9 धगे तिटे तगे तिटे एदुरी जपारे 8 धगे तिटे तगे तिटे एदुरी जपारे 7 धगे तिटे तगे तिटे एदुरी जपारे धगे तिटे तगे तिटे एदुरी जपान धगे तिटे तगे तिटे एदुरी 4 धगे तिटे तगे तिटे एदुरी 3 धगे तिटे तगे तिटे एदो धगे तिटे तगे तिटे 1 धगे तिटे तगे तिटे 1 धगे तिटे तगे तिटे 1 2 3 4 5 धगे तिटे तगे तिटे 1 धगे तिटे तगे तिटे 1 धगे तिटे तगे तिटे 1 2 3 4 5 6 7 धगे तिटे तगे तिटे 1 धगे तिटे तगे तिटे 1 धगे तिटे तगे तिटे एदुरी जपारे 9। बहुत खूब, बहुत खूब। सर आपने अभी बात की गुरुजी ने कथक के फॉर्म में बहुत इनोवेशन किए। लाइक जयपुर घराने में पहले बहुत स्ट्रेट फॉर्म में परफॉर्मेंस होती थी, वन थिंग, लाइक कालबेलिया डांस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में आप भी बताना चाहेंगे? देखिए हमारे गुरुजी ने ना बहुत सारे इनोवेशन किए हैं। तो जैसे वक्त के साथ साथ वक्त की ज़रूरतों के आज के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। कालबेलिया की आप बात कर रहे हैं, तो कालबेलिया, घूमर, ये जो राजस्थान के फोक डांस है, तो इसमें क्या है कि कुछ चक्कर होते हैं। जयपुर घराने की खासियत है तेजी, तैयारी, चक्कर, और ये खासियत रही है जयपुर की। तो उसमें है ना कालबेलिया एक डांस फॉर्म है जिसमें ना एक चक्कर होता है, जो बॉडी को राउंड लेते हुए वो बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि सीधी आदमी सीधा नहीं घूम सकता और वो ऐसे घूम रहे हैं, और वो पूरा बाकायदा वो पूरा स्टेज कवर करे। तो वो चक्कर जो है उन्होंने इतने खूबसूरत, विदाउट, मतलब एक होता है कि उसको ले लिया तो इसकी शान में कोई बात है,
इसको रखते हुए उसको रखते हुए एक ब्रिज जैसा बना दिया, और वो इतना खूबसूरत है। मैं अपनी मेरे को बहुत प्रिय है वो चक्कर। मैं अक्सर अपनी परफॉर्मेंसेस में वो करता हूँ, और आप यकीन करें ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है वो बहुत खूबसूरत है। और एक और मैं बताता हूँ, धरती धुरारी एक प्रोडक्शन था, वो हमारे दादा गुरुदेव पंडित कुंदन लाल गंगानी जी ने किया था। उन्होंने घूमर के आपने देखा होगा, तो घूमर जो असली घूमर है वो रिस्ट से उसका जिससे बहुत है, तो वो ऐसे ऐसे होता है। तो हमारे यहाँ पे कुछ गत है जो जिसके सम ऐसे है, जिसमें आपको लगेगा कि वो बाजूबंद की गत, और वो जो घूमर का जो उन्होंने सोचिए आप दोनों को, कथक को और उसको दोनों को मिलाकर एक प्रोडक्शन बनाया था, और वो इतना खूबसूरत है। आपको कभी मौका मिले तो आप देखना उसको। धरती धुरारी नाम है उसका, रंगीला शंभू उसमें था जी। सर अभी हमने बात की गुरु शिष्य परंपरा की, आप भी एक गुरु हैं, आप भी बहुत बच्चों को सिखाते हैं, तो हमारे विद्यार्थियों के लिए आप ये बताना चाहेंगे कॉमन गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं इन जनरल, 2-3 कॉमन गलतियां करते हैं, कैसे वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उस चीज को? देखिए कि कोई भी स्टूडेंट जो है इस वक्त जो सीख रहा है, जैसे हम वी ऑल आर स्टूडेंट्स है, हम लोग शिष्य ही हैं सारे। तो जो गलतियां हैं ना, जो बेसिकली जो स्टूडेंट्स जब सबसे पहले जब सीखना शुरू करते हैं, जब वो करते हैं, वो गलती सबसे पहले तो ये है कि वो ना जल्दी से करने के उसमें आ जाए। मतलब थोड़ा देखना जो है ना, अगर आप अब देखिए क्या है कि कथक जो है ना वो देखकर सीखा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने अपनी ट्रेनिंग में सीखना तो बाद में ही शुरू किया था ना, गंडाबंदी जो मेरी जो हुई और उसके बाद जो सीखना शुरू किया तो बाद में हुआ था, लेकिन मैंने देखना तो बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था। बहुत परफॉर्मेंसेस देखता था, सब करता था, तो उसकी वजह से ना मुझे तत्कार और सब कुछ जो है ना मेरे अंदर ऑटोमेटिकली था। तो देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो अगर थोड़ा उस पर अगर थोड़ा ध्यान देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जल्दी पिक कर लेंगे। वेयर एल्स की पिक करके देखें जी, देख कर पिक करेंगे तो थोड़ा बेहतर एक इम्प्रूवमेंट आएगी। दूसरी बात यह है कि ठहराव की बहुत ज्यादा जरूरत है। कथक में भी, जीवन में भी, किसी भी जगह जाओ, ठहराव बहुत जरूरी है, और वो ठहराव डांस में होना बहुत जरूरी है। लेटर ऑन समझ में आता है, मतलब जल्दी 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 नहीं, ठहराव के साथ अच्छे से, वो एक बात है वो। और कॉन्फिडेंस, वो भी मैंने क्या कहा आपसे, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। थोड़ा सा ये है कि वो उनको ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि आज ये सारी आप देखिए कि हम जनरेशन वाइज इसको करते आ रहे हैं, तो कितने सारे साल, कितने सारे महीने, कितने सारे दिन, कितने सारे घंटों रियाज किया है। तो इसी तरीके से अगर वो रियाज करेंगे और अच्छा देखेंगे, परफॉर्मेंसेस देखें जी। आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पे हमारे दादा गुरुजी ने हमें, मेरे गुरुजी ने, पिताजी ने, उन लोगों ने हमेशा हमें बोला है कि बेटा जाओ देखो, बेटा आज उनको जाके देखो, आज इनको देखो, आज उड़ीसी हो रहा है, आज उनको देखो, आज भरतनाट्यम हो रहा है, उनको देखो, आज तबला बज रहा है, आज उनको देखो, आज सितार हो रहा है, उनको देखो, जाके सुनो, जाके देखो, आज पंडित बिरजू महाराज जी डांस कर रहे हैं, आज आप उनको देखिए, आज आप अल्लाह रखा खां साहिब जी बजाने आ रहे हैं, आप उनको देखिए, या मतलब गुरु जी को। फिर हम जाकिर भाई आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े कलाकार सब आ रहे हैं, इनको जाकर देखिए। आप देखेंगे, आप सीखेंगे। You see how legacies are dancing, you see how legacies is doing their music, how you see, मतलब कि आप देखना बहुत ज़रूरी है। वो अगर उसकी पेरेंट्स से भी बच्चों को जितना हो सके उतनी परफॉर्मेंसेस दिखाएं, कला से जोड़ें उनको, ताकि वो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स वो करते हैं ना, वो देख कर ही सुधर जाएगी जी। अभी आपने बोला कि देखें, पेरेंट्स भी देखें, बच्चे भी देखें, पर क्या होता है, आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पेंटिंग है, पेंटिंग को आपने देख लिया, आपको पता चलता ही नहीं इसमें डिटेलिंग क्या है, पर जो एक सच्चा कलाकार होता है वही इसको बता पाता है। आप 2 या 3 पॉइंट बताएंगे परफॉर्मेंस में देखते हुए, क्या पॉइंट बच्चों को नोटिस करने चाहिए परफॉर्मेंसेस में? हाँ, जो बड़े आर्टिस्ट अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो जैसा आपने बोला कि बच्चों को जाके देखें, क्या नोटिस करें? इंपॉर्टेंट चीज ये देखें कि किसी भी कलाकार का सबसे पहले उसके कला में जो जैसे क्या होता है, मूवमेंट है। अब अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो मूवमेंट जाके मूवमेंट का आना जी, क्या होता है कि वो मूवमेंट आता ही नहीं है, वो यहीं से कहीं और चला जाता है, तो वो इनकम्प्लीट हो गया। सबसे पहले देखिए कि वो मूवमेंट कैसे कंप्लीट करते हैं जी।
फिर फुटवर्क क्या होता है, कई दफे बच्चों को पता नहीं चलता, वो पैरों को इतना 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 डिस्टेंस पे ले आते हैं डांस करते करते। वो फुटवर्क की जो जगह बताई गई है उसको वहां रखें, देखें कि उन्होंने कितना डिफिकल्ट डांस किया, पर जरा सी भी चूक नहीं है पैरों में, पैर हल्का सा भी इधर नहीं है, बिल्कुल अपनी जगह पे एकदम। फिर चक्कर जब वो ले रहे हैं तो उनका बैलेंस कैसे खूबसूरती से अपनी जगह पे, वो कैसे घूम कर आए और अपनी जगह पे आकर रुक गए, ये सारी चीजें जरूर देखें, ये वो जरूर समझ सकेंगे। ये कोई भी समझ जाएगा, जो नॉन डांसर है ना उसको भी समझ में आ जाएगा कि अरे वो चक्कर ले रहा था उसका बैलेंस चला गया, अरे वो तो डांस वो कैसा ही कर रहा था, उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था। ये तो कोई भी समझ जाएगा ऐसे। तो ये तो मतलब जो सीख रहे हैं वो भी समझ जाएंगे और जो नौ सीखे हैं वो भी समझ जाएंगे। अगर नहीं भी समझ पाएंगे इस वीडियो को देख के जरूर समझ जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं जयपुर घराने की, जयपुर घराना बाकी घरानों से क्या डिफरेंस होता है, हमारे एक नॉर्मल ऑडियंस को आप एक रॉ लैंग्वेज में अगर समझाना चाहें? देखिए जयपुर की जो खासियत है ना वो है उसके चक्कर और उसके तेजी, फुटवर्क में भी, चक्कर में भी, बंदिशों को करने की भी। देखिए जयपुर जो है, राजस्थान जो है कटाक्ष के लिए, लाल मिर्च के लिए और ऐसी सारी चीजों के लिए, रॉ चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं उसके धरती में ही वैसी है, ठीक है। तो उसी तरीके से वो रॉ चीजें अच्छी लगती हैं जी। और उसके साथ वो जो चक्कर हैं आप देखिए वो इतने इतने तेज हैं और वो कथक में दिखते हैं। तो कथक की नॉर्मल ऑडियंस जिनको पता ही नहीं उनके लिए तो कथक की पहचान है चक्करों से। जी। एक नॉर्मल ऑडियंस के व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो कथक जो है उसका एक पार्ट है चक्कर, लेकिन आप नॉर्मली देखेंगे तो वो आपको नजर आएगा वो सारी चीजें। और जो जयपुर की, मैंने आपको बताया कि जयपुर में गतें, गत यानी गत की चाल, वो चाल में घूंघट की गत जयपुर की बहुत खास चीजों में आती। सब देखिए आज के टाइम पे है ना, सारे घराने, सभी लोग कथक को लेकर बहुत बहुत ज्यादा वर्सेटाइल सोचते हैं। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक घराना या कोई एक जन ही उसको लेकर चल रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी जयपुर की सारी खासियतें बता रहा हूँ। तो ये है। फिर उसके बाद जो स्तुतियां हैं, शिव स्तुति हो गई, रंगीला शंभू आपने कहा, फिर इसी तरीके से कृष्ण स्तुति हो गई, गंगा स्तुति हो गई, गंगापरन हो गई। ये सारी चीजें, ये जो भक्ति के रूप में जो है ना, जयपुर का बहुत ज्यादा प्रभाव जयपुर पे रहा है भक्ति काल का। और उसमें जो मीराबाई के जो भजन है आप देखें वो बहुत ज्यादा नाचे जाते हैं। जयपुर में मांड जी, तो जयपुर में ये सारी चीजें आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। मतलब ये तेजी तैयारी तो ये तो आपको उनके अंदर दिखेंगी जी, तेजी तैयारी इनके अंदर दिखेंगी, लेकिन ये सारे जो चीजें हैं ये जयपुर में दिखेंगी आपको, परफॉर्मेंसेस में आपको डेफिनेटली दिखेंगी। ठाठ किस तरीके से, देखिए आपको मैं बोल रहा था ठाठ किस तरीके से वो खड़े होते हैं ना, तो वो खड़े रहने का जो अंदाज है जयपुर का वो एक अलग ही है। किस तरीके से सम दिखेंगे, वो मैंने क्या कहा कि सभी उस पे चल रहे हैं और वो दिखा रहे हैं जो है जिस तरीके से दिखती है, जयपुर की खासियत है। अभी आपने बोला कि चक्कर कथक का एक पार्ट है, ऐसे कथक को अगर पार्ट वाइज थोड़े बहुत पार्ट हो सकते हैं, आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट पार्ट उपज। तो उपज कैसा है कि उपज स्पॉन्टेनियसली जी, जो उसी वक्त पे, उसी जगह पे, उसी पल हो रहा है। अब देखिए उपज फुटवर्क में भी होती है, उपज बातचीत में भी होती है। उपज एक ऐसी चीज है जो हर पल कलाकार के जीवन में उपज ही होती है बेसिकली आप देखें तो। क्योंकि वो आप देखिए कि कभी हम नाच रहे होते हैं ना, तो हमारे नाचते ही हमारे साथ साथ तबले वाले के दिल में कोई आ गई कि उसी के जोड़ की एक तिहाई हम बजाते हैं, तो वो तो उन्होंने तबले के पॉइंट पे बजाई ना, पर हम फिर कोशिश करते हैं कि हम उस तिहाई के साथ जुड़कर आ जाएं, तो वो उपज है। और वो उपज जो हम बिल्कुल फुटवर्क से कर रहे हैं, वो उपज जो हम अंग से कर रहे हैं, जैसे हमने कुछ बंदिशें सीखी हैं जिनका अंग हमने एक अलग रूप से सीखा है, लेकिन आज हमारा मन कर रहा है कि हम इसको इस अंग से नाचेंगे, तो वो ऑन स्पॉट क्रिएटिविटी है किसी भी चीज को लेकर,
वो उपज, भाव है, भाव में अगर हम 1 लाइन कर रहे हैं, 2 लाइन कर रहे हैं, 3 लाइन कर रहे हैं, 4 लाइन कर रहे हैं, तो वो उपज ही जो है वो मेरा फेवरेट है। उपज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो पैरों से हो, चाहे वो जैसे मैंने कोई बंदिश सीखी है जिसका चक्कर लपेट का चक्कर है, जैसे मेरे को धाड़ 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 धाड़, तो अभी आज मेरा मन है कि वो वैसा नहीं, तो मुझे भ्रमरी की तरह, मेरे को लट्टू की तरह चक्कर लेना, तो मैं धान 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 धान, तो वैसे चक्कर लूँ। तो वो जो सारी चीजें जो ऑन स्पॉट क्रिएटिव, और उसका मजा आता है, मुझे नया लगता है हमेशा कुछ, मुझे ऐसा लगता है आज कुछ नया किया था मैंने इसी जगह में। तो अभी आपने बोला तबले का, तो आपके लिए तबला आपका एक प्यार भी रहा है, पहला प्यार बिल्कुल तबला रहा है। बिल्कुल। तो हम बात करें कंप्लीट आर्टिस्ट की बात करें, कंप्लीट आर्टिस्ट को काइंड ऑफ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी आना चाहिए, डांस भी आना चाहिए, म्यूजिक भी आना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है या म्यूजिक है, तो ये आपको आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि ये आपको आपके जीवन में, आपके संगीतमय जीवन, संगीत क्योंकि डांस, म्यूजिक, तबला तीनों को मिलाकर है, तो आपके जीवन में ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे देते हैं आपको। जैसे अगर आप इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो इंस्ट्रूमेंट इज रिदम्स, रिदम है वो पूरी, ठीक है। और रिदम्स डांस में, मतलब नृत्य में की जाती है। कथक में रिदम्स, आप परन नाचते हैं, आप तबले में कायदा बजता है, तो कायदा नाचते हैं आप बाकायदा। हमारे दादा गुरुजी ने कायदे को इंट्रोड्यूस किया है। मैं फुटवर्क करता हूँ कायदे को, मैं नाचता हूँ कायदे को, तो आप कायदा नाचते हैं। और आप देखें कि आपकी लय बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। और आप गाने की बात करें तो गाने में भी आप देखिए कि गाने के जो सुर होते हैं वो आपके दिल के तार ऐसे अलग से छिड़ के जाते हैं। वो आपको एक अलग, देखिए आपको है ना, एक बार को शायद बेतालापन समझ में नहीं आएगा, पर आपको बेसुरापन जरूर समझ में आएगा जी। मानते तो वो बेसुरापन जो है ना, वो नहीं होना चाहिए कलाकार के पास। इसलिए संगीत आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेशक उसको प्रोफेशनली, डांसर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो प्रोफेशनली उसको ना ले, लेकिन उसको संगीत आना चाहिए। मतलब वो बेसुरा नहीं होना चाहिए, सुर में होना बहुत जरूरी है, चाहे वो नृत्य का हो, तबले का हो या गायन का हो, किसी का भी हो। जी। तो सर अगर हम बात करते हैं ना मेल डांसर की, जैसे आप एक मेल डांसर, कई बार एक बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, फैमिली की तरफ सपोर्ट नहीं मिलता कि तुमको डांस करना है, या स्टेज परफॉर्मेंस पे देखा जाए तो गर्ल्स को शायद ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। वैसे गर्ल्स भी बहुत अच्छा कर रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है, पर हम मेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए, मैं इसके बारे में कहूंगा कि जो ऐसा सोचते हैं, सबसे पहले वो जा करके आज ही पंडित बिरजू महाराज जी को देखें, ठीक है, पंडित गोपी कृष्ण जी को देखें, पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी को देखें, जरूर जाके देखें, तो शायद उनका ये जो सोचना है ना वो बदल जाएगा। देखिए, मेल डांसर और फीमेल डांसर्स की अपनी एक ग्रेस है, ठीक है, तांडव और लास्य की तरह। जैसे तांडव और लास्य है, वैसे मेल और फीमेल डांसर्स का अपना एक ग्रेस है। तो ऐसा सोचना, ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है, और आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, जब कुछ ऐसी बात ही नहीं है जहां बेटियां प्लेन उड़ा रही हैं जी, जहां बेटियां प्लेन उड़ा रही हैं, वहां बेटे क्यों नहीं डांस कर रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे मंच भी खुले हैं, सब कुछ खुला है। ऐसी सोच का बिल्कुल, ये तो बहुत, मुझे लग रहा है बहुत पुरानी सोच हो गई है, ऐसा तो नहीं है। आप मतलब आप बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ आज ही जाके देख लीजिए और नजरिया बदल जाएगा, आई एम श्योर। जी, अभी आपने बात की शिव की, तांडव की, अगर हम बात करते हैं कि माँ गंगा भी शिव जी की जटाओं में समाई, जी, आपकी एक स्तुति भी है गंगा की स्तुति, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, लॉकडाउन का समय था, और लॉकडाउन में मेरे को सबसे ज्यादा वक्त मिला अपने गुरुजी के साथ रहने का, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान वो जो है घर पे थे, और हम मतलब कोई कहीं काम पे नहीं जा रहा था, सब अपने अपने घर पे। फर्स्ट लॉकडाउन की बात है, तो हम घर पे थे, और वहाँ उस दौरान मेरी ट्रेनिंग बहुत हुई उनके साथ। तो उन्होंने मुझे एक दिन रियाज करने के लिए, सुबह सुबह की बात है, उन्होंने कहा कि आ जाओ। तो तैयार हुआ मैं, कुर्ता तो पहना, फटाफट घुंघरू के बैग लिए, भागा मैं जल्दी से, क्या आज गुरुजी ने बुला लिया, आज तो बहुत दिन अलग होने वाला। तो उन्होंने मुझे एक गंगा परन सिखाई थी कोविड लॉकडाउन में, और वो इतनी खूबसूरत परन है, आप बहुत पुरानी परन है वो, बहुत बहुत ज्यादा पुरानी। और उसमें उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन बताया, वो ये बताया कि
जटाओं में गंगा है शिव की, और वो गंगा बह रही है, और वो किस तरीके से बह रही है, और वो बहती है, और उसी पानी से लोग जो है स्नान करते हैं। तो वो एक्सप्लेनेशन था। तो कैसे जटाओं में गंगा है और गंगा जो है बह रही है। तो उसका है जग जग जंगे, जग जग जंगे, जगत कूक, जग 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 गंगे, गंगे शिव हर 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 जगत 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 धा। अब ये जगत 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 यानी जगत जी। और जग जग गंगे, जग जग गंगे, जग में गंगे जो है वो शिव जी की जटाओं में। जग जग जंगे, जग जग जंगे, जगत कूक, जग 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 गंगे, गंगे शिव हर 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 जगत 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 धा। अब जो हमारे सारे पाप है, सारी चीजें, उनको कौन हरता है? अब अगर हम मतलब हम हमारे सारे पापों को धोने के लिए, अभी देखो आप महाकुंभ हुआ है, इतने सारे लोग वहां गए, तो वहीं गए स्नान करने। तो उस तरीके से जग जग जंगे, जग जग जंगे, जगत कूक, जग 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 गंगे, गंगे शिव हर 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 जगत 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 धा। जग जग जंगे, जग जग जंगे, जगत कूक, जग 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 गंगे, गंगे शिव हर 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 जगत 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 धा। जग जग जंगे, जग जग जंगे, जगत कूक, जग 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 गंगे, गंगे शिव हर 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 महादेव, जग जग जगत जगत धा। अगर आपने हम बात करें लेगेसी की, आप एक लेगेसी एक अपने साथ लेके चल रहे हैं। हाँ। आप भी एक लेगेसी को छोड़ के जाएंगे। अगर हम बात करें कि आपकी उम्र अगर 60 या 70 साल की हो, हाँ। आप अपनी बैक जर्नी को किस वे में देखना चाहेंगे? मैं इस वे में देखना चाहूंगा कि जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमारे कथक को बहुत कुछ दिया है, बहुत बहुत ज्यादा कुछ दिया है, कि आज हम जो है कथक को देख पा रहे हैं, कथक को समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिया है। जब हम इस उम्र में हो जाएं या कुछ ऐसा करें, तो मैं चाहूंगा कि मेरी मतलब मैं कथक ने मतलब हम ऐसा कुछ करें कि कथक आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को मिले, बिल्कुल पवित्रता से स्वच्छ कथक मिले उनको। जी। तो आज आप सबने देखा, जयपुर घराने के बारे में देखा, जयपुर घराने की बारीकियों को देखा, कैसे चक्कर का इंपॉर्टेंस है, कैसे छोटी चीजें स्टेज पे मैटर करती है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए ताल तत्वा की कथक की पॉडकास्ट सीरीज में। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।